हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पीएससी सेकंड ईयर के टेक्सोनॉमी पेपर का टॉपिक, जो कि इसकी एम्ब्रियोलॉजी यूनिट से है। और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड इट्स डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम आज, ये जोधपुर विश्वविद्यालय के टेक्सोनॉमी पेपर का 5th यूनिट जो है सेकंड ईयर का एम्ब्रियोलॉजी वाला। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेंगे वो सारे इससे फर्दर वीडियो बनेंगे सक्सेसिवली जो इस यूनिट से संबंधित हैं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो इसका पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इस यूनिट का, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड इट्स डेवलपमेंट, या पराग कोश की संरचना और उसका डेवलपमेंट, ठीक है ना, या उसका विकास की बात करें। अब हम पराग कोश की संरचना समझे, उसका डेवलपमेंट समझे, उससे पहले कुछ फंडामेंटल क्लियर करते हैं कि फंडामेंटल क्या है या पराग कोश अपने आप में क्या है। एंथर जिसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है ना, स्टामन या पुंकेसर जिसको अपन बोल रहे हैं। तो पुंकेसर क्या है? पुंकेसर देखते हैं कि किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट है या नर भाग है जिसमें अपन देखते हैं कि युग्मक बनते हैं। जो भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि मेल के अंदर क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे, मेल गैमिट, और फीमेल के अंदर बनेंगे फीमेल गैमिट। चूंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, स्पर्मेटोफाइटा की। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब जिसमें बीज बनता है। एंजियोस्पर्म अपने आप में क्या है? स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें बीज बनता है। और बीज कैसे बनेगा? लैंगिक जनन से। और लैंगिक जनन का मतलब जिसमें मेल और फीमेल युग्मक जो है वो फ्यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि चूंकि एंजियोस्पर्म जो है उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इसलिए इसकी मेन प्लांट बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है ना। बीजाणुद्भिद बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतर समझना, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद में अंतर जो है। क्यों? क्योंकि जो अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था वो कैसा था? लोअर बॉटनी थी, जिसमें हमने वो प्लांट पढ़े थे जिसमें मेनली क्या थे? युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो थी वो मेन पीढ़ी थी, यानी कि उसकी पूरी प्लांट बॉडी जो कैसी थी वो युग्मकोद्भिद थी। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं एल्गी है, ठीक है ना, या ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, इनमें ब्रायोफाइट है। इनमें अपन ने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? युग्मकोद्भिद प्रकार की, यानी कि कोशिकाएं अगुणित होती है। और इस युग्मकोद्भिद के अंदर क्या बनती थी? या तो पुंधानी या स्त्रीधानी, ठीक है ना। और इनके अंदर क्या बनते थे? युग्मक बनते थे। और स्पोरोफाइट जो था वो, या बीजाणुद्भिद जिसको अपन बोल रहे हैं, वो युग्मकोद्भिद के ऊपर आश्रित थे। एक सिंपल एग्जाम्पल से द्वारा हम समझते हैं, जैसे मार्केंसिया था। मार्केंसिया क्या था? ब्रायोफाइट था, ठीक है ना। या मार्केंसिया से अपन एंथोसिरोस की बात करें, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट बाहर से दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपन, जैसे ये किसका थैलस था? एंथोसिरोस का थैलस था। और इसके ऊपर अपन देखते हैं कि बीजाणुद्भिद, एक सींग के आकार का बीजाणुद्भिद बनता था। तो मेन प्लांट बॉडी तो कैसी थी? युग्मकोद्भिद, यानी प्रत्येक कोशिका कैसी थी? अगुणित। और इनके इस थैलस के अंदर ही क्या बन रही थी? पुंधानी और स्त्रीधानी, और जिसमें युग्मक संलयन के बाद में क्या बनता है? स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। और ये जो बीजाणुद्भिद था वो किसके ऊपर आश्रित था? युग्मकोद्भिद के ऊपर आश्रित था। अब अगर अपन हायर प्लांट की बात करें, जैसे ही हायर प्लांट में आते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी यानी कि जड़, तना और पत्ती, ये सभी क्या है? द्विगुणित कोशिकाएं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीजाणुद्भिद। यानी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? इसमें बीजाणुद्भिद। और इसके अंदर फ्लावर बनता है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या बना? फ्लावर। और फ्लावर की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें, पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर में फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, उसके बाद में अपन देखते हैं क्या आता है? पंखुड़ियाँ, या जिसको अपन कोरोला बोलते हैं, और या दलपुंज बोलते हैं, और नीचे की तरफ बाह्य दलपुंज। तो इन सब चारों चक्रों से, पांचों चक्रों से मिलकर एक फ्लावर का निर्माण होता है। तो फ्लावर भी अपने आप में क्या हो गया? बीजाणुद्भिद का पार्ट हो गया। इसका मतलब युग्मकोद्भिद इसमें क्या होगा? युग्मकोद्भिद लोअर प्लांट में तो युग्मकोद्भिद प्लांट बॉडी है, और हायर प्लांट के अंदर युग्मकोद्भिद क्या होगा? जहां हम बात कर रहे हैं, अगर मेल युग्मकोद्भिद यानी नर युग्मकोद्भिद की बात करें
तो परागकोश जो है वो परागकोश अपने आप में परागकोश के अंदर जो पोलन बन रहा है, परागकण बन रहा है, परागकण की बात कर रहा हूँ मैं, केवल क्या परागकण जो बनेगा वो परागकण अपने आप में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद। क्या मतलब हो गया कि पुष्प के अंदर पुंकेसर के अंदर क्या बनती है, लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर जो लघु बीजाणु यानी कि जो परागकण बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं, पोलन ग्रेन अपने आप में क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद, यानी बहुत छोटी सी संरचना। इसका मतलब क्या हो गया कि हायर प्लांट्स के अंदर नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद पूर्ण रूप से किसके ऊपर आश्रित होते हैं, बीजाणुद्भिद के ऊपर आश्रित होते हैं, बीजाणुद्भिद के ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी था कि युग्मकोद्भिद क्या होंगे और बीजाणुद्भिद क्या होंगे। जहाँ लोअर प्लांट्स के अंदर बात कर रहे थे अपन, ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, फंजाई के अंदर, तो वहाँ अपन देख रहे थे कि मेन प्लांट बॉडी के अंदर क्या बन रही है, स्त्रीधानी और पुंधानी बन रही है, और उन पुंधानी स्त्रीधानी में क्या बन रहे हैं, मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, दोनों फ्यूजन होकर क्या बना रहे हैं, बीजाणुद्भिद का निर्माण कर रहे हैं, और वो बीजाणुद्भिद मेन प्लांट बॉडी यानी युग्मकोद्भिद के ऊपर आश्रित है। जबकि हायर प्लांट में उल्टा है, हायर प्लांट में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, युग्मकोद्भिद, प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित, और उसके ऊपर एक छोटी सी संरचना है परागकोश के अंदर बनने वाली परागकण, वो अपने आप में क्या है, मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद। इसी तरह से मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक जो होता है, भ्रूण कोश, वो अपने आप में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। उसकी अपन बाद में जब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, फीमेल की स्ट्रक्चर, पिस्टिल की स्ट्रक्चर, तब उसमें उसका वर्णन करेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है कि युग्मकोद्भिद क्या है, बीजाणुद्भिद क्या है, ठीक है ना। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल के अंदर, मेल पार्ट की, जहाँ पर मेल युग्मक बनेंगे, ठीक है ना। और मेल युग्मक कहाँ पर बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट के अंदर। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद स्वयं किसके अंदर बन रहा है, परागकोश के अंदर बन रहा है। तो परागकोश मेल पार्ट है, ठीक है ना कि स्वयं क्या है, स्वयं नर युग्मकोद्भिद नहीं है, बल्कि उसके अंदर नर युग्मकोद्भिद बन रहा है पोलन ग्रेन की शक्ल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे किसकी, पराग पुंकेसर जो है, स्टामेन जो है, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या पुंकेसर की संरचना। अब अपन बात करते हैं एक कॉमन पुंकेसर की। अभी तो अपन ने बताया कि पुंकेसर होते कहाँ पर है, फ्लावर के अंदर, ठीक है ना। अब फ्लावर इसके आधार पर दो तरह के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें केवल फीमेल पार्ट हो या केवल मेल पार्ट हो। बात कोई भी हो, लेकिन होते कहाँ पर है, फ्लावर के अंदर लगते हैं। और एक पुंकेसर की संरचना यहाँ पर दिखा रखी है। अब पुंकेसर के अंदर तीन भाग होते हैं, एक पतली डंडी रूपी संरचना जिसको अपन को बोलते हैं पूतंतु या फिलामेंट, ठीक है। ऊपर की तरफ पालियाँ होती हैं, ठीक है ना, लोब्स होती हैं, और इन लोब्स को अपन क्या बोलते हैं, एंथर सैक या परागकोश, एंथर सैक या परागकोश। और ये जो परागकोश एक बंदीय उत्तक के द्वारा पूरी लंबाई के अंदर बंदीय उत्तक से जुड़े हुए रहते हैं आपस में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, या हिंदी में बोलेंगे योजी। तीनों के नाम वापस ले रहा हूँ, फिलामेंट मतलब पूतंतु, कनेक्टिव मतलब योजी, और एंथर सैक मतलब परागकोश। और इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, एक पुंकेसर बोलते हैं। अब परागकोश की संख्या के आधार पर पुंकेसर दो तरह के हो सकते हैं, मोनोथिकस पुंकेसर और डाइथिकस पुंकेसर। मोनोथिकस एक पालित परागकोश का मतलब क्या हो गया, जिसमें योजी के दोनों तरफ केवल एक पाली होती है, पूरी की पूरी केवल एक पाली होती है। इस प्रकार के पुंकेसर को क्या बोलेंगे, मोनोथिकस पुंकेसर बोलेंगे। एग्जाम्पल है मोरिंगा के अंदर इस प्रकार का पुंकेसर मिलता है। देन डाइथिकस जिसमें कम से कम दोनों तरफ दो दो पाली होती है। अगर अपन इसका काट काटे, अनुप्रस्थ काट काटे, तो यहाँ अपन देखते हैं इस अनुप्रस्थ काट के अंदर
कि अपन को 4 चैम्बर दिखाई देंगे, किसमें, डाईथिकस वाली के अंदर। जबकि अगर अपन बात करें किसकी, मोनोथिकस की बात करें, तो अगर उसका काट काटें अपन, मोनोथिकस का काट काटें अपन ना, ये अगर मोनोथिकस का काट होगा तो उसमें अपन को केवल एक पाली दिखाई देगी, एक चैम्बर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, दोनों तरफ एक एक चैम्बर दिखाई देगा। जबकि यहाँ क्या दिखाई देते हैं, दोनों तरफ दो दो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के पुंकेसर को अपन क्या बोलेंगे, डाईथिकस पुंकेसर बोलेंगे, द्विपालित। और इस प्रकार की जो स्पोरेंजियम बनेगी अंदर, बीजाणुदानी बनेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, अगर मोनोथिकस है तो उसमें जो बनेगी स्पोरेंजियम वो कैसी होगी, 2 स्पोरेंजियम, इसलिए इस प्रकार के पुंकेसर को क्या बोलेंगे, बाई स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट यानी कि 2। जबकि इस प्रकार के पुंकेसर के अंदर कितनी बीजाणुदानियां बनती है, 4 बीजाणुदानियां, इसलिए इस प्रकार के पुंकेसर को क्या बोलेंगे अपन, टेट्रा स्पोरेंजिएट प्रकार का पुंकेसर। तो मोनो या बाई स्पोरेंजिएट, डाई या टेट्रा स्पोरेंजिएट प्रकार का पुंकेसर। तो ये तो पुंकेसर की संरचना हुई, ठीक है। अब ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर का डेवलपमेंट कैसे होता है, या इस पुंकेसर का विकास कैसे होगा। विकास से क्या मतलब समझते हैं हम, या डेवलपमेंट से क्या मतलब समझते हैं हम। डेवलपमेंट का मतलब है कि जब प्लांट जो था नॉर्मली किस रूप में रहता है, वेजिटेटिव या कायिक प्रावस्था में रहता है, और जब इसमें उद्दीपन होता है, अब ये उद्दीपन ऋतुओं के अनुसार हो सकता है, या डे या लाइट की जो अवधि होती है उसके अनुसार हो सकता है। इसके अनुसार अपन देखते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल मतलब जिसमें पूरे वर्ष पर्यंत फ्लावरिंग होती है, शॉर्ट डे प्लांट जिसका मतलब सर्दियों में होती है, और लॉन्ग डे प्लांट जिसका मतलब है गर्मियों में उसमें फ्लावरिंग होती है। तो जैसे ही इनको फ्लावरिंग का इंडक्शन या प्रेरण मिलता है, ये वेजिटेटिव स्टेज से किस में आ जाते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं। और अब जो इनकी कक्षस्थ कलिका थी या टर्मिनल कलिका जो थी, एपिकल जो बड थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है, हार्मोन के उद्दीपन से। और ये जो फ्लोरल बड है, इस फ्लोरल बड के अंदर प्रत्येक चक्र जो है, चक्र कौन सा, एक तो बायदल चक्र, एक दल चक्र, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम यानी पुंकेसर का चक्र, और वर्तिका का या गाइनोसियम जो है फीमेल पार्ट, उसका चक्र। तो वो जो टिश्यू है, यानी कि जो इनिशियल टिश्यू है, जो इसको अपन बड बोल रहे हैं, फ्लोरल बड बोल रहे हैं, मान लो यहाँ पर ये फ्लोरल बड बनना शुरू हुई इनिशियल रूप से, तो इनिशियल रूप से इसमें किसी भी प्रकार के चक्र का विभेदन नहीं होता है। इस विभेदनहीन चक्र को अपन क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अविभेदीकृत कोशिकाओं का समूह। और इसी में अपन देखते हैं कि अलग अलग पार्ट जो इसके अलग अलग चक्र है, उनका उद्दीपन होता है। तो यहाँ अपन केवल किसके चक्र की बात कर रहे हैं, अभी केवल एंथर की चक्र की बात कर रहे हैं, यानी कि तीसरा जो चक्र है, सबसे बाहर का चक्र तो बाह्यदल, फिर दल चक्र, फिर तीसरा चक्र कौन सा है, एंथर का चक्र। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इस फ्लोरल बड के अंदर जो कोशिकाओं का समूह वो कैसा है, तीसरे चक्रीय कोशिकाओं का समूह वो भी कैसा, अभी अनडिफरेंशिएटेड मास है, यानी कि अविभेदीकृत कोशिकाओं का समूह। इन अविभेदीकृत कोशिकाओं के समूह में से कुछ कोशिकाएं जो है वो कंडेंस हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में भोजन का संचय करती है, और बाकी कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। कंडेंस का मतलब क्या हो गया, पास पास आना, ठीक है ना, एकदम जिसके बीच में गैप नहीं होता है, और बाकी कोशिकाओं से बड़ी दिखाई देती है। इनमें ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, भोजन का संचय होता है, और ये बाकी कोशिकाओं से अलग दिखाई देती है। इन कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, ये जो अपन दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं और ये 2 कोशिकाएं, तो इन कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राइमरी बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसमें सबसे पहला डिवीजन जो होता है, विभाजन जो होता है, वो कैसा होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ है, वैसे तो अपन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। परिणतिक विभाजन और अपनतिक विभाजन बहुत सिंपल सा है कि जैसे ये मान लो सेल है अपने पास में, ठीक है ना, इसकी सरफेस के
पैरेलल अगर कोई विभाजन होता है, जैसे ये विभाजन हुआ, ये इसके सरफेस के पैरेलल विभाजन है, तो इस प्रकार का विभाजन तो क्या कराएगा, परिनतिक या पेरिक्लाइनल। और अगर इसके सरफेस के समकोण पर, इसके सरफेस के समकोण पर विभाजन होता है तो वो क्या कहलाएगा, एंटीक्लाइनल। तो इसी कारण अपन देखते हैं कि पेरिक्लाइनल विभाजन से सदैव क्या होगा, आगे से आगे परत बनेगी, यानी कि परतों की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि एंटीक्लाइनल विभाजन से क्या होगा, इस तरह से कोशिकाएं बढ़ेगी, एंटीक्लाइनल, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों विभाजन होते हैं साथ साथ, तो उससे उसकी सहती या मास बढ़ता है, ठीक है ना, सहती या मास जिसको अपन बोलते हैं वो बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसमें क्या होगा, परिनतिक विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, जिसमें से बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं होंगी उसको प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलेंगे। इसी तरह से वापस जो अंदर वाली सेल्स बनेंगी वो फिर से क्या होगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होगी, ठीक है। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसमें फिर से क्या होता है, विभाजन होता है, परिनतिक विभाजन। फिर से क्या होगा, परिनतिक विभाजन, जिससे बाहर की तरफ ये एक परत कोशिका बनाएगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। अभी अपन डिटेल में लेंगे एंडोथीसियम क्या है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। और अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी वो लेयर बनाएगी मिडल लेयर, मध्य परत। ये तो कहलाएगी बाहर की तरफ की परत एंडोथीसियम, और अंदर की तरफ परत कौन सी कहलाएगी, मिडल लेयर या मध्य परत। सबके हिंदी नाम ले लेते हैं अपन। सबसे बाहर वाली परत तो अपने इसके पास में थी जिसको अपन क्या बोल रहे थे, एपिडर्मिस बोल रहे थे, ठीक है ना, या बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। फिर अंदर की तरफ अनडिफरेंशिएटेड मास सेल के अंदर क्या विभेदित हुई, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये बाकी कोशिकाओं से अलग होती है। देन इसमें सबसे पहला विभाजन कैसा होगा, परिनतिक विभाजन, जिससे दो कोशिकाओं का समूह बना। बाहर वाली कोशिका को क्या बोलेंगे, प्राइमरी भित्ति कोशिका या प्राइमरी पैराइटल वेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल। अंदर वाली कोशिकाएं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। देन नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो भित्ति कोशिका है उस भित्ति कोशिका में फिर परिनतिक विभाजन होगा, जिससे बाहर की तरफ क्या बनेगा, एक एंडोडर्मिस, बाहर की तरफ बनेगी एंडोडर्मिस और अंदर की तरफ बनेगी मिडल लेयर या मध्य परत। इसी तरह से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल का निर्माण करेगा, बीजाणुजन मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोर मदर सेल का निर्माण करेगा। यानी जब अपन एक फुल्ली डेवलप परागकोश की संरचना देखें, फुल्ली डेवलप्ड परागकोश की संरचना, तो यहाँ अपन ने देख रखा है एक परागकोश के टीएस का चित्र दे रखा है। और ये कैसा परागकोश है, टेट्रास्पोरेंजियड प्रकार का, या जिसको अपन बोलते हैं डाइथिकस प्रकार का, जो कि एंजियोस्पर्म के 80% कुलों में ही मिलता है। 80% कुल में इस प्रकार के पुंकेसर मिलते हैं, इसलिए इसी का अपन डेवलपमेंट देख रहे हैं और इसी की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ अपन ने एक डाइथिकस प्रकार के पुंकेसर का टीएस का चित्र बना रखा है, जिसमें अपन देखते हैं कि 4 बीजाणु धानियाँ दिखाई दे रही है। इसी का ये अपन इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजियड प्रकार का या डाइथिकस, क्योंकि दो पाली है, दोनों तरफ अपन को दो पाली दिखाई देती है, एक ये पाली एक ये लोब, इसी तरह से एक ये लोब और एक ये लोब, तो ये कहलाएगा डाइथिकस प्रकार का। अब सबसे बाहर की तरफ तो क्या थी, एपिडर्मिस थी, ठीक है। इसके अंदर की तरफ जो प्राइमरी कौन सी थी, प्राथमिक भित्ति कोशिका, इससे 2 लेयर बनी, बाहर की तरफ बनी एंडोथीसियम और अंदर की तरफ जिसको अपन बोलते हैं अंतस्थीसियम भी बोलते हैं, हिंदी में अंतस्थीसियम, इंग्लिश में एंडोथीसियम, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या बनेगी, मिडल लेयर या मध्य परत, ठीक है। अब इस मध्य परत के अंदर फिर से क्या होता है, विभाजन होता है, और किसका निर्माण करेगा, ये टेपिटम कोशिकाओं का या टेपिटम लेयर का निर्माण करेगा, टेपिटम लेयर का। हिंदी में भी इसको टेपिटम बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको टेपिटम या टेपिटम ही बोलते हैं। कई बार हिंदी में इसको पोषक उत्तक बोल सकते हैं, क्योंकि ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो पोषक परत का निर्माण होगा सबसे अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ क्या हो गया,
पोषक परत का निर्माण। और जो स्पोर मदर सेल है, ये स्पोर मदर सेल क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से। तो अगर अपन इसकी संरचना देखें तो यहाँ देखते हैं बीच की तरफ कैसी है, यूजी कनेक्टिव, जिससे दोनों पालियाँ जुड़ी हुई है, ठीक है। और सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई दे रही है अपन को, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस। देन उसके अंदर की तरफ एंडोथीसियम, उसके अंदर की तरफ मिडिल लेयर, उसके अंदर की तरफ टेपिटम या पोषक उत्तक, और सबसे अंदर जो चैम्बर है उन चैम्बर के अंदर अपन क्या दिखाई दे रही है, स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और ये जो स्पोर मदर सेल है, इन स्पोर मदर सेल के अंदर ही अंततः क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और प्रत्येक स्पोर मदर सेल से क्या होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, 4 स्पोर का निर्माण होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब इस परागकोश की प्रत्येक कोशिका कैसी है, द्विगुणित, सिवाय स्पोर के। और स्पोर कब बनेंगे, स्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से। और ये स्पोर अपने आप में क्या है, यहाँ पर परागकण है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, नर युग्मकोद भिद भी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, इन स्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे। और एक बार ये जब परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद में इसका स्फुटन होगा। तो इसके स्फुटन के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ डेसेंस ऑफ एंथर, यानी कि परागकोश के स्फुटन के अलग अलग विधियां हो सकती है। तो ये एक कंप्लीट एंथर की स्ट्रक्चर अपने सामने है कि एंथर क्या है। अब इसकी जो परतें हैं, उन परतों को भी अपन देख सकते हैं कि डिटेल में ले सकते हैं। ये जो परतें हैं, इन परतों को अपन डिटेल में ले सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, सबसे पहली या सबसे बाह्य परत जो है, वो बाह्य परत कौन सी होती है, बाह्य त्वचा। जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, उसके चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती है, वही क्या करती है, बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। और बाह्य त्वचा कैसी होती है, एक सुरक्षा परत का निर्माण करती है, जिस पूरा जो एंथरसेक है उसकी सुरक्षा परत का निर्माण करती है। और इसकी जो स्पर्श रेखीय कोशिकाएं होती है, वो सुदीर्घित होती है, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई इनकी कम होती है। चौड़ाई में ज़्यादा होती है और लंबाई में कम होती है। इसके अलावा इनकी स्पर्श रेखीय पट्टियों के जो पट्टियाँ होती है, उसके ऊपर जैसे कुछ अपन देखते हैं जो मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं प्लांट, उन मरुस्थल के मिलने वाले प्लांट के अंदर अरीय रूप से वो ज़्यादा दीर्घित नहीं होती। इस कारण जब इसका मास बढ़ता है, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसके साथ साथ उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। और इसी कारण से मरुद्भिदीय पौधों के परागकोश के एपिडर्मिस में जगह जगह पर एपिडर्मिस क्या हो जाती है, फट जाती है। किस कारण से, क्योंकि उनकी एपिडर्मिस जो है वो लगातार सुदीर्घित नहीं होती। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एल्जियम जो है, उसके परागकोश के अंदर रंध्र भी पाए जाते हैं। जैसे पर्ण रंध्र होते हैं, वैसे वैसे परागकोश की एपिडर्मिस के अंदर रंध्र भी पाए जाते हैं एल्जियम के अंदर। तो सबसे बाहर की परत तो कौन सी हो गई, सुरक्षा की परत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। देन दूसरी परत कौन सी है, एंडोथीसियम, या जिसको अपन बोलते हैं अंतस्थीसियम, ठीक है। अब अंतस्थीसियम जो है वो नॉर्मली कैसी होती है, एक कोशिका मोटाई की परत होती है, और उनकी संरचना कैसी होती है, वो लंबाई में ज़्यादा होती है और चौड़ाई में कम होती है। साथ में अंतस्थीसियम परतों के ऊपर काफ़ी मात्रा में स्थूलन पाया जाता है, और इस स्थूलन की वजह से ये कोशिकाएं या ये परत जो है वो कैसी दिखाई देती है, अंग्रेजी के यू के आकार की। यहाँ देखो अपन, ये दिखाई दे रही है, काफ़ी मोटा स्थूलन दिखाई देता है अपन को, ठीक है। और ये स्थूलन की वजह से कैसे दिखाई देती है, अंग्रेजी के यू के आकार की दिखाई देती है, ठीक है ना। ये प्रकार, ये किसका एक लाक्षणिक कैरेक्टर है, किसका, एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम का लाक्षणिक कैरेक्टर है। लेकिन नॉर्मली कैसी होती है, एक कोशिकीय परत होती है। लेकिन अपवाद रूप से अपन देखते हैं कॉक्सीनिया जो प्लांट है, उसमें इसकी 2 लेयर पाई जाती है, द्विपरत पाई जाती है कॉक्सीनिया के अंदर।
इसी तरह से एक प्लांट है मेलोथ्रिया। मेलोथ्रिया के अंदर ये ओवरलैप्ड पाई जाती है, एक दूसरे से कैसी होती है, ओवरलैप्ड, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, अतिव्यापित, हिंदी में बोलेंगे अपन इसको अतिव्यापित। तो अतिव्यापित के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा इनकी स्पर्श रेखा, अभी मैंने बताया स्पर्श रेखीय परत है। स्पर्श रेखीय मतलब क्या होता है, साइड वॉल्स जो है इनकी, इन साइड वॉल्स के ऊपर क्या मिलता है, रेशेदार पट्टियों का स्थूलन मिलता है। एक प्रकार की रेशेदार पट्टियां हैं, उनका स्थूलन मिलता है। और इन स्थूलन के अंदर डी फॉसाड के अनुसार, साइंटिस्ट है डी फॉसाड, उनके अनुसार इसके अंदर मंड कण होते हैं, जबकि कुछ और साइंटिस्ट के अनुसार इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, सेलुलोज की परत उपस्थित होती है। यानी सेलुलोज की वजह से क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं या उनका जमाव ज़्यादा होता है इस जगह पर, स्पर्श रेखीय परत के ऊपर इनका जमाव ज़्यादा होता है। अब इनका कार्य क्या है, एक तो काफ़ी मोटी होने की वजह से सुरक्षा परत तो है ही है, लेकिन साथ में ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, आर्द्रताग्राही प्रकार की। और आर्द्रताग्राही होने की वजह से ये क्या करती है, जो पराग को जब फटता है उस समय, जब ये मैच्योर हो जाता है उस समय वायुमंडल के अंदर उपस्थित नमी को ये सोखने का काम करती है, ताकि जिसकी वजह से ये परागकोश आसानी से फट सके। हाइग्रोस्कोपिक नेचर या आर्द्रताग्राही प्रकार की होती है। अभी अपन ने बताया कि इनके अंदर क्या होती है, रेशेदार पट्टियाँ होती है। लेकिन हाइड्रोकैरिटेसी के कुछ सदस्य या अपन देखते हैं कि एनोना म्यूजा या आइपोमिया है, इनके अंदर ये रेशेदार पट्टियाँ नहीं पाई जाती है, ये स्थूलन नहीं पाया जाता अपवाद रूप के अंदर। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा है अपने पास में, टेपिटम परत। तीसरी परत है मिडल लेयर। अब मिडल लेयर जो है वो एक पतली सी परत होती है, जो कुछ समय बाद में टेपिटम के द्वारा क्या हो जाती है, अंदर की तरफ धकेल दी जाती है और कुछ समय बाद में नष्ट हो जाती है। शुरुआती तौर पर तो मिडल लेयर अपन को दिखाई देती है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाती है, मिडल लेयर जो है वो कुछ समय बाद में नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ पौधों में, जैसे अपन बात करते हैं साइडा के अंदर, इसमें खाद्य पदार्थों का संचय बना रहता है। साइडा क्या है, मालवेसी कुल का सदस्य है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर संचित खाद्य पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और ये मिडल लेयर जो है वो नष्ट नहीं होती। लेकिन अधिकांश पातों में मिडल लेयर या मध्य परत जो है वो कुछ समय बाद में नष्ट हो जाती है, या टेपिटम के द्वारा, जब टेपिटम की कोशिकाएँ बड़ी होती हैं तो ये पीछे की तरफ धकेल दी जाती है। देन नेक्स्ट है चौथी परत कौन सी, टेपिटम या पोषक उत्तक परत, जिसको अपन बोलेंगे। अब इसको पोषक उत्तक परत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीजाणुदानी के संपर्क में आने वाली सबसे अंदर की परत यही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेपिटम कोशिकाएं बोलते हैं। और इस परत से ही जो स्पोर मदर सेल बन रही हैं, डेवलप हो रही है, उनको क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। और इन टेपिटम कोशिकाओं के जो लेयर है वो लेयर कुछ कोशिकाओं की लेयर हो सकती है, 2 या 3 कोशिकाओं की लेयर भी हो सकती है। या जैसे एग्जाम्पल देखें अपन, कॉक्सीनिया के अंदर 2 से अधिक परतें इसकी मिलती हैं। इसके अलावा कुछ पादप के अंदर अपन देखते हैं कि जो टेपिटम जो है उनमें वर्णक कोशिकाएं भी मिलती है। जैसे सेब जो है, एप्पल जो है, एप्पल की टेपिटम कैसी होती है, रंगीन होती है, कलरफुल होती है, क्योंकि उसमें लाल रंग के या एंथोसाइनिन प्रकार के वर्णक मिलते हैं। देन एक वर्ड आता है क्या, सी टेपिटम और पी टेपिटम। हालांकि टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट परत है और इसके ऊपर कई सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी बनते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ अपन देखते हैं सी टेपिटम क्या और पी टेपिटम क्या है। अब वापस आते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। बीच के अंदर दोनों पालियाँ किससे जुड़ी हुई होती है, कनेक्टिव से जुड़ी होती है। तो कनेक्टिव के तरफ वाली कुछ पादपों के अंदर अपन देखते हैं कि कनेक्टिव के तरफ, यानी इस तरफ वाली जो टेपिटम कोशिकाएं हैं वो बाकी टेपिटम कोशिकाओं से बड़ी होती है। यहाँ अपन इसका काट लगा कर देखें तो जो टेपिटम की तरफ वाली कनेक्टिव के पास वाली जो टेपिटम कोशिकाएं हैं वो काफ़ी बड़ी होती है, जबकि परिधि की परत जो है, परिधि की तरफ वाली टेपिटम कोशिकाएं छोटी आकार की होती है। इसी कारण जो बड़े आकार की या कनेक्टिव की तरफ वाली इसको अपन सी टेपिटम बोलते हैं, और परिधि की तरफ जो है पेरिफेरल, उसको अपन क्या बोलते हैं, पी टेपिटम बोलते हैं।
सी टैपिटम और पी टैपिटम का मतलब समझ में आ गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, यानी कि द्विरूपी प्रकार की टैपिटम। जैसे इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई में इस प्रकार की टैपिटम मिलती है। इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई एक प्लांट है जिसमें इस प्रकार की टैपिटम मिलेगी, यानी कि कनेक्टिव की तरफ वाली जो टैपिटम कोशिकाएं होती है वो आकार में बड़ी होती है, इसको अपन सी टैपिटम बोलते हैं। और परिधि की तरफ यानी इस तरफ वाली, ये तो टैपिटम कनेक्टिव की तरफ, और ये इस तरफ परिधि की तरफ वाली जो टैपिटम कोशिकाएं होंगी वो आकार में छोटी होती है, जिसको अपन पी टैपिटम बोलते हैं। इसके अलावा टैपिटम कोशिकाओं के अंदर सदैव विभाजन होता रहता है, इसलिए अक्सर ये कैसी दिखाई देती है, एक से ज़्यादा केंद्रक टैपिटम कोशिकाओं में दिखाई देते हैं, यानी बहु केंद्र की होती है। लेकिन कुछ प्लांट जैसे क्यूकरबिटेसी का मेलोथ्रिया है, उसमें सदैव और सदैव कुकुरबिटेसी कुल के कुछ सदस्य हैं जैसे मेलोथ्रिया, जिसके अंदर सदैव और सदैव टैपिटम कैसी होती है, एक केंद्र की ही होती है, सदैव इसमें एक केंद्र की ही दिखाई देगा। अब इसके अलावा इसके फंक्शन के आधार पर, इसकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर अपन देखते हैं टैपिटम दो तरह की होती है, एक प्लाज्मोडियल टैपिटम और एक ग्लैंडुलर टैपिटम। तो पहले बात करते हैं अपन प्लाज्मोडियल टैपिटम या अमीबीय प्रकार की टैपिटम। प्लाज्मोडियल या अमीबीय प्रकार की टैपिटम का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार की जो टैपिटम है वो मैच्योर होने के बाद में इनके बीच की अंतर्भित्ति जो है, उनके बीच का कोशिकाओं के बीच की अंतर्भित्ति जो है वो गल जाती है, जिसकी वजह से सारी कोशिकाएं जो है मुक्त हो जाती है और द्रव्य रूप में या लिक्विड फॉर्म के अंदर इस चैम्बर के अंदर रहती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर अपन को कैसे दिखाई देती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर दिखाई देती है। तो इस प्रकार की टैपिटम लेयर को क्या बोलते हैं, अमीबीय प्रकार की टैपिटम लेयर या प्लाज्मोडियल प्रकार की टैपिटम लेयर। जैसे अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल टाइफा के अंदर, ट्रेडेस्केंसिया के अंदर या एक बीजपत्री पादपों के अंदर इस प्रकार की टैपिटम मिलती है। और ये जो अमीबीय प्रकार की टैपिटम है, इसके लिक्विड फॉर्म के अंदर सारी मदर सेल्स तैरती रहती है और उनसे पोषण प्राप्त करती रहती है। दूसरी कौन सी है, दूसरी प्रकार की है ग्लैंडुलर टाइप की टैपिटम, जिसको अपन ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टैपिटम भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो टैपिटम है, ये इसके बीच की कोशिका भित्तियां जो है गलती नहीं है और ये लंबे समय तक एक परत के रूप में रहती है, चैम्बर के चारों तरफ एक परत के रूप में रहती है और लगातार इनसे पोषक पदार्थों का स्त्रावण होता रहता है। इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टैपिटम, स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार की या ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टाइप की टैपिटम बोलते हैं इनको। और इन टैपिटम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ सिक्रेट होते हैं इनिशियली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोउबिश्च बॉडी बोलते हैं। इस जो पदार्थ सिक्रेट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोउबिश्च बॉडी, जो कि स्पोरोपोलिन प्रकार के जो प्रोटीन है उसका बना हुआ होता है। और ये क्या करते हैं, स्पोरोपोलिन या प्रोउबिश्च बॉडी जो है डेवलपिंग होने वाली मदर सेल जो है, जब ये डिवाइड होती है, यानी कि जब ये पराग कणों में डिवाइड होती है तो पराग कणों के चारों तरफ स्पोरोपोलिन की एक परत का निर्माण करती है। और जब ये प्रोउबिश्च बॉडी पराग कणों से जुड़ जाती है तब इनको अपन क्या बोलते हैं, उबिश्च पिंड बोलते हैं। पहले तो प्रोउबिश्च पिंड बोले इनको और बाद में इसको क्या बोलते हैं, उबिश्च पिंड बोलते हैं। और ये उबिश्च पिंड जो है वो पराग कणों के चारों तरफ स्पोरोपोलिन नामक परत का निर्माण करते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के समय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी ही प्रजाति के पौधों को पहचानने में ये प्रोटीन लेयर अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्त्रावी जो टैपिटम है उससे मिलने वाले प्रोउबिश्च बॉडी अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, पराग कणों से जुड़कर उबिश्च पिंड का निर्माण करते हैं और उनको पोषण प्रदान करने का भी काम करते हैं। तो ये कहलाएगी कौन सी टैपिटम, स्त्रावी प्रकार की टैपिटम कहलाएगी। एग्जाम्पल है जैसे इनका जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य पराग कणों की सतह पर चिपक जाता है। किनका, ये जो इनसे ग्रंथिल टैपिटम से निकलने वाला जो पदार्थ है वो डेवलप होने वाले पराग कणों के ऊपर चिपक जाता है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो टैपिटम कोशिकाएं होती है उन टैपिटम कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं की तुलना में ज़्यादा मात्रा में डीएनए पाया जाता है, अधिक मात्रा में डीएनए पाया जाता है। और ये जो डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कई कारणों से हो सकता है। जैसे सबसे पहला है बहुकेंद्र की अवस्था। बहुकेंद्र की अवस्था का मतलब क्या हो गया कि टैपिटम कोशिका है
उनमें विभाजन तो सामान्य रूप से हो रहा है समसूत्री विभाजन, लेकिन केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ऐसी अवस्था में एक ही कोशिका में अपन को कई सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। तो इस अपने आप में क्या हो गया, एक ज़्यादा मात्रा में डीएनए अपन को दिखाई देता है। नॉर्मली ये 4 बार तक विभाजन कर सकते हैं, इसलिए एक कोशिका में अपन को 8 केंद्रक तक दिखाई दे सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है एंडोमाइटोसिस। अब एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि केंद्रक कला के नष्ट हुए बिना उसमें कोशिका विभाजन होता है, यानी कि उसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि एक ही केंद्रक है, उसमें गुणसूत्र तो डबल हो गए लेकिन केंद्रक कला नष्ट नहीं हुई। इसके द्वारा भी अपन देखते हैं कि इसके कारण इसमें ज़्यादा मात्रा में डीएनए अपन को दिखाई देता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस या अंतःसूत्री विभाजन बोलते हैं। एग्जाम्पल है क्यूकरबिटा के अंदर, स्पाइनेसिया के अंदर, पीपो के अंदर इस प्रकार की टेपिटम लेयर दिखाई देती है एंडोमाइटोसिस के द्वारा। देन फॉर्मेशन ऑफ रीइंस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई या प्रत्यानयन केंद्रकों का निर्माण। प्रत्यानयन केंद्रकों का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये टेपिटम कोशिका है, ठीक है, और अब जब कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है तो 2 पोल पर जाते हैं, केंद्र क्या होते हैं 2 पोल पे जाते हैं और दोनों पोल पर 2 केंद्रक बन जाते हैं नॉर्मल अवस्था के अंदर। लेकिन इस प्रकार के टेपिटम कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर दोनों पोल के ऊपर क्रोमोसोम तो चले गए, दोनों पोल के ऊपर, लेकिन अभी भी ये एक ही केंद्रक कला से जुड़े हुए रहते हैं, एक ही केंद्रक कला से डंबल आकृति के दिखाई देते हैं केंद्र। इस प्रकार के केंद्रकों को क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन केंद्रक बोलेंगे। और इस प्रकार की टेपिटम को भी क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन केंद्रकों वाली टेपिटम बोलेंगे। तो इसमें भी अपन को देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो है डबल दिखाई देते हैं या गुण डीएनए जो है वो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ टेपिटम के कोशिकाओं के अंदर अपन को पॉलीटिनी अवस्था भी दिखाई देती है। तो ये कई तरह के टेपिटम जो है वो अपन को देखने में मिलती है आमतौर पर। इसीलिए मैंने कहा कि टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सी टेपिटम क्या है, पी टेपिटम क्या है, प्लाज्मोडियल टेपिटम क्या है, ग्लैंडुलर टेपिटम क्या है, या टेपिटम कोशिकाओं के अंदर अत्यधिक मात्रा में जो डीएनए बनता है उसका मोड क्या है, अलग अलग प्रकार के डिवीजन किस प्रकार के होते हैं, ये सभी किस में मिलते हैं, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन बनता है टेपिटम के ऊपर। तो ये तो हुआ कौन सा, पराग कोश पुंकेसर की पूर्ण संरचना का। और लास्ट फाइनली देखते हैं अपन टेपिटम का कार्य क्या है। टेपिटम का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो है डेवलप होने वाले पराग कणों को पोषण प्रदान करना। स्पोर मदर सेल से जो पराग कण बनेंगे उनको पोषण किससे मिलता है, टेपिटम लेयर से ही पोषण मिलता है। तो आज का जब हमारा टॉपिक था वो केवल किसका था, एंथर की स्ट्रक्चर का था, जिसका अपन ने एंथर की स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट देखा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इस एंथर के अंदर जो पराग कण बन रहा है जिसको अपन नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं, वो नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने फंडामेंटल भी क्लियर किए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।